तो आपका जो टेम्परेचर एरर है, ठीक है, टेम्परेचर एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम अमीटर के जो कॉइल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, अमीटर का जो कॉइल होता है उसके सीरीज में एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो वो आपका क्या है, टेम्परेचर एरर को मिनिमाइज करता है। A swamping resistance made of a material with a near zero temperature coefficient can be connected in series with the coil of PMMC instrument to minimize temperature error। ठीक, तो ये आपका क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का, कि विच टाइप ऑफ कनेक्शन वी फॉलोड टू मिनिमाइज द टेम्परेचर एरर। तो इसको आप मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख भी सकते हो कि टू मिनिमाइज टेम्परेचर एरर इन इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इन द सीरीज ऑफ मेन कॉइल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो है आपका वो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे लोग कि टेम्परेचर एरर को आपका पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें टेम्परेचर एरर को मिनिमाइज करने के लिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का यूज होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग स्टडी कर लिए थे, न्यूमेरिकल मैंने बताया था, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखो आपका आता है अमीटर शंट्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, कि जैसे जो अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, और आपका वोल्टेज सोर्स होता है और करंट सोर्स होता है। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, कोई बताएगा? किसी को आइडिया है? सुन रहे हैं लोग? मैक्सिमम मिनिमम में आइडियल करंट सोर्स है या आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? किसमें जीरो होगा? नाम रखो ना उसका कि हम वोल्ट मैं करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में पूछ रहा हूँ, जो सोर्स होता है। मैं अभी इंस्ट्रूमेंट में आया ही नहीं हूँ। आपने दोनों में जीरो होगा? आदित्य कुमार कह रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स के लिए इनफाइनाइट होगा, करंट सोर्स के लिए जीरो होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि कैसे इसको रिमेंबर रखते हैं, कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। जैसे मान लो B इक्वल टू आई आर होता है, ये सबको पता है, और I इक्वल टू वी बाई आर होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो अगर मैं पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूँ, तो जैसे अगर मान लो आप कोई भी मशीन बनाना चाहोगे तो आप यही चाहोगे कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क को परफॉर्म कर सके, है ना। तो अगर मान लो मैं वोल्ट मीटर बना रहा हूँ, तो वोल्ट मीटर में बनाऊंगा तो मैं यही चाहूँगा ना कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज को मेजर कर सके, यानी जितनी वैल्यू पॉसिबल हो उतनी वैल्यू मेजर हो सके, है ना। तो V इक्वल टू आई आर, अगर मुझे V को मैक्सिमम रखना है तो करंट तो मान लो सोर्स से आ रहा है, R जो है आपका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का। तो यानी R को हमें क्या रखें, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना वोल्टेज ज़्यादा मेजर होगा। V की वैल्यू तभी ना ज़्यादा आएगी जब R, क्योंकि I तो कांस्टेंट है, I तो आपका इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन R जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट का है। तो और उसके बाद I इक्वल टू वी बाई आर। अब मान लो अगर मैं एमीटर बनाता हूँ तो एमीटर बनाऊंगा तो उसमें क्या है, ये चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेजर करे,
तो I इक्वल टू वी बाई आर है, तो R की वैल्यू जितनी कम रखेंगे उतना वो पूरा फ्रैक्शन आपका ज़्यादा आएगा। तो I इक्वल टू वी बाई आर से आपका क्या, R अगर जीरो रखता हूँ, मैं आइडियल वोल्टमीटर और अमीटर की बात करता हूँ, तो आइडियल वोल्टमीटर अमीटर में आपका जो रेजिस्टेंस करंट I इक्वल टू वी बाई आर है, तो अमीटर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल के केस में जीरो होता है, और उसके बाद वोल्ट मीटर में आपका आइडियल अगर वोल्ट मीटर है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और जो आपके वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं इसके जस्ट रिवर्स होते हैं। जैसे अमीटर में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, जीरो था आइडियल केस में। प्रैक्टिकल लेते हैं तो बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, 1 ओम 2 ओम तो 3 ओम इस तरीके की वैल्यू आती है। लेकिन अगर हम करंट सोर्स की बात करें तो आपका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई वोल्टेज सोर्स, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी नेटवर्क अगर सॉल्व की होगी, एसी सर्किट डीसी सर्किट था ना आपका, तो उसमें आपने देखा होगा कि वोल्ट मीटर जहाँ वोल्टेज सोर्स होता है उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है, और जब हम उसको कन्वर्ट करते थे करंट सोर्स में तो आपका वही रेजिस्टेंस उसके क्या आता था, पैरेलल में आ जाता था। तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, लेकिन अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, उससे उस लॉजिक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इन केस ऑफ आइडियल, जीरो और इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब बात आती है, हाँ वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस लो होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब वोल्टेज सोर्स अप्लाई करोगे अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप तो उस सोर्स के इनसाइड ही आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ना। और करंट में अगर आप मान लो उसका रेजिस्टेंस अगर आप कम लेते हो तो करंट का जो सोर्स, मतलब एक करंट सोर्स, देखो प्रैक्टिकली करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आपका जो प्रैक्टिकल हमारे पास सोर्स अवेलेबल हो वोल्टेज सोर्स ही है, लेकिन हम कहीं पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे केवल हमें करंट, मतलब वोल्टेज को कांस्टेंट रख करके करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम उसको करंट सोर्स बोल देते हैं। अदरवाइज फिजिकली कोई करंट सोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम करंट के साथ उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो आपका वहाँ पे उसको हम करंट सोर्स कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं सोर्स की बात करता हूँ, चलो आपका प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन जिस तरह से हम थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं उस हिसाब से आपका करंट सोर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो करंट सोर्स का अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस हाई नहीं रखोगे तो जो करंट की वैल्यू होगी तो वो तो अचानक से सर्किट में फ्लो कर जाएगी ना। ये हम लोग मतलब इलेक्ट्रिकल, एज ए बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इतना तो फेमिलियर है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो एक तरीके से करंट कंट्रोलिंग के लिए यूज सर्किट में किया जाता है। जैसे आपने मतलब है ना, तो जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो डायोड वगैरह अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो डायोड के साथ जहाँ भी हम डायोड यूज करते हैं वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जरूर यूज करते हैं। तो उसके पीछे यही है कि वो जो करंट का फ्लो एकदम इंस्टेंट तरीके, मतलब एकदम इंस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ना फ्लो कर जाए, इसके लिए उसको रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया था कि आज का क्लास जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेक्टिव है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करेंगे कि प्रैक्टिकली होता क्या, और ये आपसे मतलब वाइवा में या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हाँ हाँ, हम्म, बेटा आवाज़ थोड़ी सी आप कट रही, दोबारा एक बार फिर से बोलो। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना कि करंट सोर्स मतलब फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, जो आपका एग्जिस्टेंस है ना वो वोल्टेज सोर्स का ही है।
उसी को हम मॉडिफाई करके जो है करंट सोर्स बनाते हैं। तो बस मतलब इतना, जैसे देखो इसके पीछे जो लॉजिक था और जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया, बस आप इतना ही सोचो, इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे तो आपको मतलब कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जो कंक्लूजन था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, और अब बात करते हैं कि जैसे सर्किट में करंट मेजरमेंट और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए जब हम अमीटर और वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तो क्या अमीटर को हम पैरेलल में यूज़ करते हैं या सीरीज में यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में यूज़ करते हैं या सीरीज में यूज़ करते हैं। अमीटर सीरीज में यूज़ होता है, पैरेलल में होता है, राइट। क्यों? मैं अगर अमीटर को सीरीज, हाँ हाँ बोलो। करंट तो सीरीज में क्या पैरेलल में नहीं फ्लो होगा? हम्म हम्म हम्म, ठीक ठीक। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने उसका रिवर्स कनेक्शन कर दिया तो क्या होगा? जैसे अमीटर को पैरेलल में कर दिया, वोल्ट मीटर को सीरीज में कर दिया। गुड। हम्म 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 गुड गुड, वेरी गुड। मतलब मुझे आंसर सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी आपको यही आंसर बताने वाला था कि देखो ये पूछा भी जाता है जनरली आपसे वाइवा में या आगे इंटरव्यूज वगैरह पूछा जाता है कि अगर जो आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर, तो अगर हमने इनको पैरेलल और सीरीज में जो कनेक्शन करते हैं, आप ही से पूछेंगे तो आप बताओगे कि सर अमीटर को सीरीज में करते हैं। अभी आपकी क्लास में ही जैसे 2 लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का मतलब अभी कोई आंसर नहीं कर रहा है। तो पता नहीं मतलब लोगों को पता है कि नहीं है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर भी इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चीज़ क्लियर फिल्टर होना चाहिए। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि करंट और वोल्टेज ही मेजर करना होता है, और अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पैरेलल में या सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो किसको पैरेलल में किसको सीरीज में, और अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए विद रीजन। तो इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो जैसे लोगों ने आंसर बताया, बहुत ही अच्छा आंसर बताया कि अमीटर का जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। अगर हम आइडियल अमीटर की बात कर लें तो जीरो है। और वोल्ट मीटर का जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात कर लें तो वो आपका इनफाइनाइट है। तो अगर मान लो मैंने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी इतना हाई है कि वो करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। मतलब जहाँ पे आपने वोल्ट मीटर लगाया उसके आगे की सर्किट में आपको करंट ही नहीं मिलेगा, यानी एक तरह से ओपन सर्किट कर देगा। ठीक है। और अगर हमने अमीटर को पैरेलल में यूज़ कर लिया तो अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, आइडियल के केस में जीरो है। ठीक है। तो वो क्या होगा कि जैसे ही आप पैरेलल में जहाँ पे लगाओगे उस आगे की फर्दर सर्किट में करंट ना फ्लो करके अमीटर से ही पास हो करके और आपका सोर्स को क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि सर्किट वहीं क्लोज हो जाएगी ना। और करंट हमेशा किसको फॉलो करता है, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को। तो इसीलिए क्या है कि ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर वी ऑलवेज कनेक्ट अमीटर इन सीरीज and voltmeter in parallel for measurement in the circuit.
ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? स्टार्टिंग में आपकी क्लास की स्ट्रेंथ काफ़ी रहती थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ जब मैंने मतलब पढ़ाना शुरू किया है तो अब लोगों की स्ट्रेंथ कम हो गई, 20 लोग मुश्किल से ऐड हो रहे हैं। और मैंने बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे भी ऐसे ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर चीज़ को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ करके, अब जैसे क्या है कि लैब में प्रैक्टिकल होता तो उसको भी फिजिकली भी मैं आपको प्रैक्टिकल करवाते हुए चलता ताकि सारी चीज़ें वहाँ भी डिस्कस होती। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेजरमेंट में जैसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो जाए अच्छा है। और मैं ये भी बताता चलूँगा कि आपको एग्ज़ाम में भी कौन से चैप्टर से या कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और कौन सा टॉपिक आपके फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए, यानी जब आप गेट या मतलब जो लोग भी टेक्निकल, ठीक है, जो भी लोग भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए सोच रहे हैं, जैसे गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, पब्लिक सेक्टर्स हो गए, रेलवे हो गया, या जो भी आपकी PSUs और गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, तो कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस से आपको कम से कम 5 बार आपको पूछा हुआ मिलेगा कि टू मिनिमाइज द टेम्परेचर एरर इन इंस्ट्रूमेंट्स विच रेजिस्टेंस या विच डिवाइस वी कनेक्ट इन सीरीज विद द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और ये आपका जो मटेरियल यूज होता है इसमें, ठीक है, क्रॉम्पटन और एक कोई मटेरियल है 1:20 के रेशियो में बनाया जाता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, यानी स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो बनाया जाता है जिस मटेरियल से, तो दो मटेरियल को यूज करके, गैलेनियम या इस तरह से है कि ठीक है, तो ये आपका इसलिए बनाया जाता है जिससे नॉन जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट उस पर आ जाए। तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई अमीटर है, उसकी रेंज मान लो है कि वो 2 एम्पियर या 3 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमें उससे क्या है कि 10 उसी, जैसे इंडिया में क्या होता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी, कि मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी अप्लायंस है, अगर वो कम काम कर रहा है और हमें उससे ज़्यादा काम करवाना तो हम उससे के लिए क्या करेंगे। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई अमीटर है और वो जो करंट मेजर कर सकता है वो मान लो 2 एम्पियर तक कर सकता है, और हमारे पास वही अमीटर है और हमें कहीं पे ज़्यादा वैल्यू का करंट मेजर करना हो, ठीक है, यानी 10 एम्पियर तक या 15 एम्पियर तक, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं उसके शंट, मतलब अमीटर के शंट में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। शंट का मतलब कि उसके अमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। तो वो क्या करता है कि अमीटर की रेंज को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो डीसी अमीटर, जैसे मतलब अभी पीएमएमसी टाइप हम पढ़ रहे थे, तो मान लो पीएमएमसी टाइप का एमीटर है, तो मैंने बताया आपको कि पीएमएमसी जो है डीसी वैल्यू को केवल मेजर करता है, इसलिए डीसी अमीटर यहाँ लिखा हुआ है। तो डीसी अमीटर अगर आपका है तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंसेस, maximum pointer deflection is produced by a very small current. For a large currents, the instrument must be modified by connecting a very low shunt resistor. Extension of ranges of ammeter, सिंगल शन टाइप अमीटर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, उसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब देखो कि आपका कैसे कनेक्ट, यहाँ पे मान लो क्या है कि अमीटर है, ठीक है, ये आपका अमीटर है, राइट, और ये इसका क्या आपका कॉइल का रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में हमने एक शंट रेजिस्टेंस यूज कर दिया। इससे क्या होगा कि मान लो जो आपका वोल्टेज होगा, अब ये शंट ब्रांच जब दोनों ही सर्किट पैरेलल में है तो दोनों ही वोल्टेज, दोनों ही ब्रांचेस के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा। एक्चुअल में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो आपका शंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। वो न्यूमेरिकल में देता है आपका, इस तरह से न्यूमेरिकल देगा कि मतलब हमें क्या है कि हमारे पास जो अमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है और उसका रेंज इतना है। अगर हमें इतनी रेंज की वैल्यू मेजर करना है सेम अमीटर से तो क्या करेंगे, या शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, अभी एक न्यूमेरिकल है, मैं फॉर एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा।
ठीक है। तो इसमें देखो आपका कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो क्या कि आपका जो पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस ऐड किया है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका इस वोल्ट अमीटर के अक्रॉस, यानी जो आपका मेजरमेंट है इसके वोल्टेज के इक्वल होगा। तो यानी वी एस एच इक्वल टू वी एम। तो वी एस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो इसमें अगर हमने अज्यूम कर लिया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई एस एच है, ठीक है, और इसमें जो आपका इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि अब जो टोटल इंटरनल करंट आएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो आई एस एच आर एस एच इक्वल टू आई एम आर एम हो जाएगा। तो यहाँ से आर एस एच की वैल्यू आई एम आर एम बाई आई एस एच हो गया। आई एस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस आई एम, यानी टोटल इनपुट करंट माइनस अमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें जो इस शंट रेजिस्टेंस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपका आर एस एच इक्वल टू हो जाएगा आई एम आर एम अपॉन आई माइनस आई एम। अगर आई एम से हम डिवाइड कर दें न्यूमरेटर में आपका, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो आपका क्या होगा, आई अपॉन आई एम माइनस वन हो जाएगा। तो आई अपॉन आई एम को हम एम कंसीडर कर लेते हैं, बहुत सारी बुक में आप देखोगे तो आर एस एच इक्वल टू आर एम अपॉन एम माइनस वन होगा, वेयर एम इज इक्वल टू कैपिटल आई अपॉन आई एम। आई क्या है, आपका टोटल करंट, शंट रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद जो हमें करंट मेजर करना है वो वैल्यू है, और आई एम क्या है, आपका अमीटर का जो उसका रेंज है, अमीटर का जो एक्चुअल रेंज है। तो m की m माइनस वन है, तो यहाँ से आपको पता ही चलेगा कि m की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, वन होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। तो i अपॉन आई एम, तो यानी आई एम हमेशा आपका क्या रहेगा, कैपिटल आई से कम रहेगा। यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्या है कि मान लो इसी तरीके से मल्टी रेंज मीटर बनाना है, जैसे आपका मतलब डिजिटल मल्टीमीटर सबने देखा हो, तो उसमें कि मतलब कितना रेंज का आपको करंट मेजर करना, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसका आपका मल्टी रेंज अमीटर बनाने के लिए वही क्या है कि उसके पैरेलल में, मतलब अमीटर के पैरेलल में बहुत सारे रेजिस्टेंस हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अलग अलग वैल्यू की, तो हमें पता होगा, जैसे क्या हम अमीटर जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस टाइम हमें पता होगा कि मान लो कितनी वैल्यू हमें मेजर करनी, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन करना है। तो इससे हमारा मल्टी रेंज अमीटर बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है देखो न्यूमेरिकल कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मिली एम्पियर अमीटर मूवमेंट with a 100 ohm internal resistance into a 0 to 10 मिली एम्पियर अमीटर। यानी 1 मिली एम्पियर अमीटर को हमें क्या बनाना है कि 0 से 10 मिली एम्पियर तक का करंट वो मेजर कर सके, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो देखो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है नेक्स्ट पेज में, यहाँ से जैसे वी एम इक्वल टू आर एम इंटू आई एम हो गया, तो आई एम की वैल्यू 1 मिली एम्पियर वो दिया हुआ आपको, अमीटर कितना, उसकी रेंज कितनी है, आर एम की वैल्यू 0.1, तो वी एस एच इक्वल टू वी एम है 0.1 हो जाएगा, आई एस एच की वैल्यू आ जाएगी 9 एम्पियर, तो आर एस एच की वैल्यू आ गई आपकी 11.11 ओम। ठीक है, 11.11 ओम। अब यहाँ से जैसे क्या है कि आप ये पता लगा सकते हो कि इस वैल्यू को मैं देखो शंट में हमने 11.11 ओम को ऐड किया, तो आपका क्या अमीटर का जो रेंज था 1 मिली एम्पियर मेजर करने का, वो आपका कहाँ तक हो गया, वो आपका 10 मिली एम्पियर तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। प्रशांत, मैग्नीन और 1:20 का उसमें आपका रेशियो रहता है, जो मटेरियल कम्बिनेशन रहता है।
हम्म। जैसे न्यूमेरिकल आपका ये है पहला वाला कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट a 1 milliampere ammeter with a 100 ohm internal resistance into a 0 to 10 milliampere ammeter। यानी एक अमीटर आपका 1 मिली एम्पियर तक की रीडिंग कर सकता है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो ये पूछ रहा है कि शंट रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद उस अमीटर की रेंज बढ़ जाती है ना। तो अगर हमें 0 से मतलब 10 मिली एम्पियर तक का करंट उसी अमीटर से मेजर करना हो तो उसके पैरेलल में हमें कितना रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को कैलकुलेट किया है। जैसे आपका कैलकुलेशन में मैंने बताया था कि जैसे वी एस एच इक्वल टू वी एम है, आई एस एच इक्वल टू आई माइनस आई एम है, तो आर एस एच इक्वल टू क्या, वी एस एच अपन आई एस एच। तो वी एस एच और आई एस एच हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हमें जो दिया है वो आई एम आर एम की वैल्यू दिया है, ठीक है, या कैपिटल आई भी आपको दिया हुआ क्योंकि 10 एम्पियर तक का 10 मिली एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। तो वी एम इक्वल टू आपका हो गया आई एम आर एम, यहाँ से वी एम निकल जाएगा, उसकी वजह से वी एस एच पता चल जाएगा क्योंकि वी एस एच और वी एम इक्वल होंगे। आई एस एच की वैल्यू पता चल जाएगी क्योंकि कैपिटल आई भी पता है, आई एम भी पता है, तो 9 मिली एम्पियर। तो 0.1 को आप 9 मिली एम्पियर है तो इसको क्या है कि मिली एम्पियर से कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका मतलब जो दूसरा वाला न्यूमेरिकल वो भी है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर्स फॉर द सर्किट बिलो, यानी ये मल्टी रेंज वाला क्वेश्चन है। तो जो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये ऊपर वाला आएगा, मल्टी रेंज वाला नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट जो है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो मूविंग आयरन में आपका क्या है कि मूविंग मल्टी रेंज वाला, देखो मल्टी रेंज वाला जो आपका न्यूमेरिकल समझाऊं या आपको ये बताऊं? अच्छा ठीक, जैसे इसमें दे रहा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर्स फॉर द सर्किट बिलो। यहाँ पे आपका तो यहाँ पे शंट रजिस्टर में जैसे आर ए, आर बी और आर सी तीन अलग अलग वैल्यू का आपका रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड किया हुआ है। उसमें आप देखो कि सर्किट को अलग अलग हम चेंज कर रहे हैं। जैसे एक आपका आरसी, एक आपका आरसी के बगल में एक ब्रांच कनेक्ट किया है और एक आरसी आरबी दोनों को ऐड करके एक ब्रांच कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि दिस इज द सन फॉर द 10 मिली एम्पियर रेंज व्हेन द मीटर इज सेट ऑन द 100 मिली एम्पियर। अब जैसे पहले इसमें न्यूमेरिकल को समझना है कि I3 देखो I2 ये है, I3 ये है, I1 ये है। I3 जब 1 एम्पियर है, I2 जब आपका I2 की वैल्यू 100 एम्पियर है, I1 की वैल्यू क्या है 10 मिली एम्पियर है। I3 I2 I1 की वैल्यू दिया हुआ, और जो आपका इसका IM का मतलब होता है कि अमीटर का क्या रेंज है। तो अमीटर का रेंज आपका है 100 माइक्रो एम्पियर और RM की वैल्यू 1 किलो ओम है। तो यानी हमें जो मेजरमेंट करना है, एक बार एक एम्पियर मेजर करना है, एक बार 100 एम्पियर मेजर करना और एक बार 10 मिली एम्पियर मेजर करना है। तो तीनों अगर मेजरमेंट हमें करंट का करना है तो उसके लिए जो शंट रजिस्टर्स हमने आर ए आर बी आर सी की वैल्यू है वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो कि दिस इज द शंट फॉर द 10 मिली एम्पियर रेंज when the meter is set on a 100 मिली एम्पियर रेंज the resistor RB and RC provide the shunt। ठीक है, द टोटल शंट रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय द इक्वेशन RSH, वही मैंने आपको बताया कि RSH इक्वल टू RM अपॉन यहाँ N किया हुआ, तो I अपॉन IM। तो वहाँ से आपका क्या है कि वैल्यू N की वैल्यू हो जाएगी 100, तो 1 किलो ओम अपॉन 100 माइनस 1 10.1 ओम हो जाएगा। तो ये RSH की वैल्यू हो गई। फिर यहाँ से अगर हम करंट की रेंज को वेरी कर दें, N इक्वल टू कैपिटल I अपॉन IM। ठीक है, तो वो मैंने शुरू में ही बताया। तो ये आपका सिंपल और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है।
ये तीनों मतलब रेजिस्टेंस अलग अलग, हाँ अलग अलग वैल्यू अगर मतलब हमें मेजर करनी है तो इसीलिए देखो आर बी आर सी माइनस आर बी की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने कैलकुलेशन किया है। फिर आपका ये तीनों ही रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया है। तो वहाँ पे अलग अलग रेंज, जैसे एक बार हम क्या है कि पॉइंटर जो हमारा कनेक्टर है एक बार I1 से कनेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से RS की वैल्यू निकालेंगे। तो आपका जब I1 को कनेक्ट करेंगे तो तीनों ही सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड होगा, और जब हम I2 से कनेक्ट करेंगे तो RC और RB आएगा, और जब हम I3 से कनेक्ट करेंगे तो केवल RC आएगा, क्योंकि हमने यहीं से सर्किट क्लोज कर दी ना। तो उस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। तो मूविंग आयरन आपका क्या है कि अट्रैक्शन टाइप भी होता है, रिपल्सन टाइप भी होता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है कि जैसे इसमें क्या है कि आपका यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज होता है, इसमें जैसे क्वाइल भी आपका जो होगा तो क्वाइल ना हो करके जो पॉइंटर से कनेक्टेड होगा ना वो आयरन होगा एक सिंपल, उसी के हेल्प से आपका डिफ्लेक्शन और आपका क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा। तो उसमें क्या है कि आपका पहला जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ठीक, वो आपका जो है मूविंग मतलब आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो यहाँ से जैसे आपका ये है, ठीक है, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है कि जैसे ये पॉइंटर है, ठीक है, तो इसमें आपका ये जो मूविंग आयरन वेन, यानी ये जो आपका ये मूविंग आयरन है, इसमें क्या है कंट्रोल वेट यूज किया गया है, ये डैम्पिंग एयर चैम्बर मतलब डैम्पिंग दे रहे हैं, और उसके बाद ये आपका बैलेंस वेट है इसके लिए। तो ये आपका एक मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे डिफ्लेक्शन कैसे होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की कि कंसीडर अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन करंट सप्लाइड टू द कॉइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू द करंट लेट डी थीटा, यानी थोड़ा सा अगर हम करंट इंस्ट्रूमेंट में फ्लो करवा रहे हैं तो उसकी वजह से जो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन है वो डी थीटा है, तो बी द डिफ्लेक्शन अंडर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी। तो मैकेनिकल वर्क क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क आपका होता है टी इंटू डिफ्लेक्शन, यानी टॉर्क इंटू डिफ्लेक्शन इक्वल टू वर्क का मतलब हो गया आपका एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल वर्क टी डी इंटू डी थीटा हो गया। अब बात आती है कि देयर विल बी अ चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड आई द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द चेंज इन इंडक्टेंस। दिस इज बिकॉज द वैन ट्राइज टू ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस, द इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। तो यहाँ से अगर मान लो हमने अज्यूम किया कि जो आपका मूविंग आयरन यानी जो आयरन है उसमें करंट आपका फ्लो हो रहा आई, उसका इंडक्टेंस है एल, उसमें अगर थीटा डिफ्लेक्शन होता है तो अगर हल्का सा हम मान लो थोड़ा सा करंट उसमें इंक्रीज करते हैं तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा और थोड़ा सा उसमें इंडक्टेंस में वेरिएशन होगा। तो यहाँ से अगर मान लो हम ये निकालना चाहें कि उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो E इक्वल टू हो जाएगा डी एल आई बाई डी टी। तो आई ये वैल्यू आपकी आ गई क्योंकि आई और एल दोनों चेंज हो रहे हैं। बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इज गिवन बाई, तो अगर करंट में सॉरी जो आपका वोल्टेज है इसमें करंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ई आई डी टी इक्वल टू आई स्क्वायर डी एल प्लस आई एल डी टी, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल कंक्लूजन हो टी डी इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, इसको हमें याद रखने की जरूरत है। बाकी आप ये इक्वेशन यहाँ से इस इक्वेशन को लगाते हो और इस वैल्यू को निकाल करके आप डायरेक्ट भी लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हेंस चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी इज गिवन बाई 1/2 एल प्लस डी एल और आई प्लस डी आई का होल स्क्वायर माइनस हाफ एल आई स्क्वायर। तो नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स दिस बिकम आई एल डी एल plus 1/2 I square dl. The energy supplied in nothing but increase in stored energy plus the energy required for mechanical work done. तो इसको हम दोनों को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कि ये आपका क्या है कि जब उसमें पॉइंटर में कोई भी मूवमेंट वैसा खास नहीं हुआ, अब जब हमने उसमें क्या है थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया, जब हमने करंट को इंक्रीज किया फिर आपका डिफ्लेक्शन आया, तो ये वाली इक्वेशन इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो टी डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। तो यही फाइनल आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन है।
अब क्या उस टीडी को कंट्रोल करने के लिए आपका क्या है मान लो स्प्रिंग कंट्रोल या कोई भी कंट्रोल हम यूज करते हैं, तो वाइल कंट्रोलिंग टॉर्क इज गिवन बाय टी सी इक्वल टू के थीटा। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे मान लो हमने स्प्रिंग यूज किया है, तो थीटा यानी डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 आई स्क्वायर बाई के डी एल बाई डी थीटा। ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और ये आपका डिफ्लेक्शन है, ठीक। तो आपका मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट की क्या एडवांटेजेस हैं कि इट कैन बी यूज टू मेजर फॉर द मेजरमेंट ऑफ बोथ डीसी एज वेल एज एसी। मूविंग आयरन टाइप का आपका क्या खासियत है, ये देखो यहाँ पे क्या कि आपका आई स्क्वायर आ रहा है, तो ये एवरेज वैल्यू ना मेजर करके आपका एक आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। तो इसीलिए इससे क्या है कि हम डीसी और एसी दोनों मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे लैब वगैरह में, अभी हमें लगता है फर्स्ट ईयर में थे इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा, आप जब भी फिजिकल क्लास के लिए आओगे तो आप देखना कि लैब में जो अमीटर, वोल्टमीटर और वॉटमीटर वहाँ पे लिखा रहता है एमआई टाइप, उसके अंदर कि मतलब कौन से टाइप का वो इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन है, पीएमएमसी। अगर कोई डीसी मेजरमेंट के लिए होगा तो उसमें पीएमएमसी लिखा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। तो ठीक है, तो यानी मूविंग आयरन टाइप जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इट कैन बी यूज टू मेजर बोथ क्वांटिटीज डीसी एज वेल एज एसी। और एडवांटेज आपका क्या है, रोबस्ट एंड सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, possess high operating torque, can withstand overload momentarily since the stationary parts and moving parts of the instruments are simple, so they are cheapest, suitable for low frequency and high power circuits। ये आपका एक तरह से समझ लो कि कंस्ट्रेंट है कि ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज होता है, सॉरी। कैपेबल ऑफ गिविंग एन एक्यूरेसी विद इन लिमिट्स ऑफ बोथ प्रिसीजन एंड इंडस्ट्रियल ग्रेड्स। लिमिटेशंस आपका है कि इसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म स्केल, यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं सभी लोग, किसी को कोई आइडिया कि आपका स्केल यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो क्या मतलब होता है उसका? हम्म। हम्म, हाँ बिल्कुल। जैसे क्या है कि आप देखोगे एमआई टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें जैसे जीरो, मान लो 0 से 10 अगर अमीटर है 0 से 10 एम्पियर तक करंट मेजर कर रहा है, तो आप देखोगे 0 से 5 तक एकदम पास पास में जो 0 1 2 3 4 5 लिखा होगा वो बिल्कुल पास पास में होगा। हम्म, ठीक है। और उस, हाँ बहुत दूर दूर, हाँ तो उसी को नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो जो एमआई टाइप आपका इंस्ट्रूमेंट होता है इसका स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता है। ये क्या है कि फॉर लो वोल्टेज रेंज द पावर कंजप्शन इज हायर, द एरर्स आर कॉज ड्यू टू हिस्टेरिसिस इन द आयरन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। इन केस ऑफ एसी मेजरमेंट change in frequency causes serious error, with the increase in temperature the stiffness of spring decreases। तो इसमें क्या है आपका कि हिस्टेरिसिस आयरन है तो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस ज़्यादा होता है। तो इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए जैसे एरर्स इसमें आपका हिस्टेरिसिस एरर्स, टेम्परेचर एरर और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, ये सारी, और एसी में फ्रिक्वेंसी एरर आ जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए आपका इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स फर्दर बनाया गया। एमआई तो देखो मूविंग आयरन तो बेस्ट है नो डाउट, लेकिन उसमें क्या है कि एरर थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए आपका न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आपका जो बनाया गया वो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स बनाया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप, ठीक है। ठीक 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 ठीक, मैं
एक्चुअल में क्या है कि एक साथ आप लोगों को पता ही है कि उसका IoT की ट्रेनिंग भी पैरेलल में कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टाइम मुझे कम रहता है, तो इसलिए मैं भेज नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं देखता हूँ, आज नहीं तो कल तक मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, ठीक ठीक, ओके बेटा, थैंक यू क्लास।